रिमेटिज्म पे सीरीज चल रही है अपनी। 4 लेक्चर अपने हो चुके हैं। आज भी तैयारी थी, लेकिन कल अचानक से मेरा मूड चेंज हो गया। एक बहुत अच्छी केस का ध्यान आया। एक ऐसा केस जिससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक आइडिया मिलेगा कि कैसे प्रिस्क्राइब करें मेडिसिन को एक्यूरेटली, क्योंकि एक होम्योपैथ की लाइफ में हर केस एक जर्नी की तरह होता है। वो उसके साथ ही ग्रो करता है, केस के साथ। क्योंकि जो कुछ भी आपने सीखा है उसका पूरा इस्तेमाल आप वहां कर रहे होते हैं। वहां आपकी स्किल्स शार्प हो रही होती है। हर प्रैक्टिस करने वाले का जीवन फेलियर से, सक्सेस से, दोनों ही चीजों से भरा होता है। ये जीवन का स्वभाव है। जीवन, जिंदगी का स्वभाव क्या है? द्वैत। क्या बोलते हैं? द्वैत, डुअल नेचर। तोड़ते 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 अंत तक चले गए पदार्थ को, जहां इलेक्ट्रॉन तक पहुंचे तो कहने लगे कि ये वेव्स भी है और पार्टिकल भी है। बात समझ में? ठीक है ना? द्वैत, डुअलिटी, ये हमेशा रहेगी। दिन है तो रात भी होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा, चढ़ाव है तो उतार भी होगा, दुख है तो सुख भी आएगा। ये नेचर है लाइफ का। जितनी जल्दी नजरें साफ हो जाएं उतनी जल्दी अनप्रेजुडिस्ड माइंड हो जाओगे। क्योंकि इस केस में आपको ये भी पता चलेगा, ना सिर्फ ये कि हाउ टू प्रिस्क्राइब, बल्कि ये भी कि मेंटल एटीट्यूड हमारा कैसा होना चाहिए किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को देते वक्त, हमारा खुद का, एक डॉक्टर का। ठीक? तो हर केस के साथ आप ग्रो होते हैं। हर केस के साथ आपको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। और यही एक्सपीरियंसेस, अगर आप अपना पेशेंस, परसीवरेंस बनाए रखते हैं, और अगर उसमें प्रेयर भी जुड़ी हो तो फिर तो सुभान अल्लाह, सोने पे सुहागा हो जाता है। ठीक? तो कैसे इस केस के साथ अपन ने ग्रो किए? ठीक? क्योंकि क्यों हमको सबसे ज्यादा सीखने को हमारी प्रैक्टिस से मिलता है। चीन की एक कहावत है पुरानी, कि 1000 किलोमीटर, मीटर नहीं, 1000 किलोमीटर लंबे पन्नों को पढ़ने से ज्यादा ज्ञान, ज्यादा नॉलेज 1 किलोमीटर चलने में मिलता है। क्योंकि आप एक रूम में बैठ के किताबें नहीं पढ़ रहे होते हो, आप जिंदगी से 2-2 हाथ कर रहे होते हो। बात समझ में आई ना? जब 1 किलोमीटर आप चलते हो और जब आप जिंदगी से 2-2 हाथ करते हैं तो ही फिर आपकी मजबूती आती है, आपकी स्किल्स निखरती हैं, सारी चीजें होती हैं। ठीक? तो ये केस के साथ कैसे ग्रो किया है अपन ने? एक केस आया लगभग 13 महीने पहले की बात है। अच्छा, सीरीज, एक बात और बता दूं, जब भी मैं किसी सीरीज के बीच में कोई ऐसा चेंज लेक्चर लेता हूं तो मेरे अब बहुत सारे सुनने वाले दहशत में आ जाते हैं कि अब ये चेंज कर दिया, अब ये फिर से ये सीरीज यहीं रुक गई और बंद।
लेकिन रूमेटिज्म की सीरीज अपन बंद नहीं करेंगे, अभी वो चलेगी, है ना, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी बातें करनी है। जितना ज़्यादा दे सकें उतना बेहतर है। तो एक केस आया करीबन 13 महीने पहले, होम्योपैथिक डॉक्टर दूसरे स्टेट से, महाराष्ट्र से, उम्र लगभग 51 ईयर्स, मेल। केस सुनना, 20 साल से शुगर है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है, लेते रहते हैं वो गोलियां जो भी, डायबिटीज कंट्रोल में रहती है, ठीक। पिछले 5-6 सालों से हर 15-20 दिन में मास्टॉइड प्रोसेस में पेन होता है, और फिर ये पूरा रेडिएट कर जाता, पकड़ लेता है। ऐसा थ्रोबिंग पेन होता है कि मैं सहन नहीं कर सकता, आई कांट एबल टू टॉलरेट इट। एकदम स्टिल रहता हूं जब ये पेन उठता है, हर 15-20 दिन जब भी, तो एकदम स्टिल रहता हूं तो रिलीफ रहता है। जरा सा भी बॉडी मूवमेंट किया तो पेन एग्रावेट हो जाता है। और लगभग इतने ही समय से, जब से ये प्रॉब्लम हुई है, मेरे को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। 5-6 साल से रोज रात में लेग्जेटिव्स लेता हूं, नहीं तो पेट साफ नहीं होता है। 10 साल से डायबिटिक न्यूरोपैथी जैसे सिम्टम्स आने लगे हैं। बर्निंग इन, एंड दैट इज बर्निंग इन बोथ लेग्स एंड सोल्स। 10 साल से। 2 साल से इम्पोटेंसी जैसी फील होती है, इच्छा भी नहीं होती है, डिजायर भी नहीं होती है, और कभी हुई भी तो इरेक्शन नहीं होता है। 2 साल से। 20 साल पहले डायबिटीज होने के टाइम पे मैं एक लोन में उलझा हुआ था, एक लोन लिया हुआ था, उसकी अदायगी में उलझा हुआ था, बहुत परेशान हो गया था। और अभी जो उनकी वाइफ, करंट वाइफ, वो दूसरी वाइफ है। क्या कहता है, एक चीज बताते हैं। मैंने जब पूछा, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी चोट जो दिल में लगी हो, कभी किसी भी वजह से, किसी ने धोखा दिया हो, किसी ने दुर्व्यवहार किया हो, किसी ने बदतमीजी की हो, किसी ने इंसल्ट की हो, वट एवर, किसी के प्रति कोई क्रोध, गुस्सा। हाँ, बोले मैंने अपनी पहली पत्नी के लिए बहुत कुछ किया। उसकी जो पहली पत्नी थी, शायद उसको पढ़ाया भी उसने, उसकी कहीं अच्छी जॉब भी लगवा दी, शायद गवर्नमेंट, पक्का याद नहीं है। उसके बाद उसने मुझे वो छोड़ दिया। यह मुझे आज भी खटकता है। कारण जो भी रहा छोड़ने का, आपस में बनती नहीं हो, झगड़े चलते हो, और स्वभाव के बारे में, डिस्पोजिशन के बारे में पूछने पे ये मिल पता चला कि ये शांत प्रवृत्ति के हैं, माइल्ड नेचर के हैं। मुझे किसी से भी झगड़ा करना पसंद नहीं है, मैं अवॉइड करता हूँ एट एनी कॉस्ट। जहाँ झगड़ा झंझट होता है मैं हट जाता हूँ, चला जाता हूँ। मैं किसी से झगड़ा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। दिस वॉज द केस। अब ये केस एग्जाम्पल है कि प्रेजुडिसेस हमको कैसे धोखा देती हैं। प्रेजुडिसेस से हमारा प्रिस्क्रिप्शन कैसे पार्शियल
या रॉन्ग या सुपरफिशियल या पैलिएटिव में कन्वर्ट हो जाता है प्रेजुडिस से, या लेट एक्यूरेट सिलेक्शन हो पाता है दूसरी बार में, तीसरी बार में। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं आपको, अपने अनुभव की। ठीक, बड़े स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स हैं। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है 5-6 साल से। ये पर्टिकुलर जो मेन जिसके लिए मस्टॉइड पेन में हर प्रोसेस में हर उसको भी देखा। मेंटल लेवल पे, अच्छा जनरल लेवल पे एक इम्पोर्टेंसी का देखा। हिस्ट्री है कि काफी वक्त तक एंजाइटी में रहे थे, टेंशन में रहे होंगे, लोन चुकाना था, तो एलिमेंट्स फ्रॉम एंजाइटी, और मैंने अपनी पत्नी के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उसने मुझे फिर भी छोड़ दिया। ये चीज आज भी मेरे दिल में खटकती है, हालांकि सालों हो गए, उसकी दूसरी शादी हो गई। तो जब भी कोई इस तरह की इमोशंस आपसे शेयर करे, कि हमने देखो उसके लिए कितना किया, देखो जब वो हमारे पास आए थे, जब हमने उसकी मदद की थी और उसने हमारे साथ ऐसा किया। कुल मिला के सेंस ये है कि हमारे साथ किसी ने गलत किया। जब भी कोई हमारे साथ ऐसा करता है तो हमें क्या फीलिंग आएगी, एक सामान्य इंसान को क्या फीलिंग आएगी? जो फीलिंग आती है एक खास तरह का एंगर, उसके प्रति गुस्सा है जिसने ऐसा किया, लेकिन आपने व्यक्त नहीं किया है गुस्सा, चाहे आप नाराज हैं उससे या आज भी आपके दिल को वो बात खटकती है, उसने आप पे इफेक्ट डाला है, उससे आपको पता नहीं है, लेकिन उससे आपका व्यक्तित्व चेंज हुआ है, आपकी बॉडी चेंज हुई है। ठीक है ना? 2 सिम्टम्स की तरफ अपना ध्यान जाता है जब भी कोई इस तरीके से बात करता है, और वो है या तो एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिग्नेशन, रोष, फीलिंग ऑफ राइटियस एंगर कि किसी ने हमारे साथ गलत किया, अन्याय किया, धोखा दिया, जो भी किया लेकिन गलत किया। उस वक्त हो सकता है बहुत गुस्सा भी आया भी हो, लेकिन ये तो ठीक है, उसको आया भी होगा गुस्सा। एक और रूब्रिक है अपने पास, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, इंडिग्नेशन विद, किसी के प्रति क्रोध है मन में, क्यों है? किसी के प्रति गुस्सा है मन में, लेकिन क्यों है? क्योंकि उसने हमारे साथ कुछ गलत किया, उसने उस दिन 4 लोगों के सामने मुझसे बदतमीजी की थी, वो मैं आज तक नहीं भूला हूं। आज भी कभी याद आता है ना तो तन बदन में बिल्कुल आग लग जाती है, गुस्सा आ जाता है, फिर दिन भर चिड़चिड़ापन रहता है, हर किसी से फिर चिड़चिड़ा के ही बात करता हूं। एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर विद इंडिग्नेशन। खोलो खोलो, फटाफट फटाफट खोला करो। ये हमारे समाज में बहुत कॉमनली यूज होने वाला रूब्रिक है। मटेरियलिज्म बहुत बढ़ गया है, हर कीमत पे हर आदमी आज कर्जदार है,
क्योंकि आदमी आज ही सब कुछ पूरा करना चाहता है और फिर उसके पास वो हैसियत नहीं होती है तो फिर वो लोन लेता है। मटेरियलिज्म बहुत बढ़ गया है, वैल्यूज काफी डाउन हो गए हैं। जिससे इंसान की बेहतरी हो सकती थी, रिलीजन, उसका स्थान जो है वो पॉलिटिक्स ने ले लिया है। इसलिए धोखा देना, व्यभिचार करना, ये आम बातें हो गई हैं, क्योंकि कॉन्साइंस लगभग मर सा चुका है। तो इसलिए ये रूब्रिक हमारे समाज में बहुत कॉमन मिलता है। एक कोई आ गया कि यार मेरे फादर ने जो बंटवारा किया था वो मेरे साथ अन्याय हुआ था, लेकिन मैं अपने फादर की इतनी इज्जत करता था कि मैं कभी बोल नहीं सका। लेकिन ठीक है, जब तक मेरे फादर हैं उसके बाद तो मैं नहीं मानूंगा इस चीज को। आई विल फाइट। किसी भी रूप में आ सकता है ना, बहुत कॉमन रूब्रिक है। और फिर ये पला हुआ क्रोध, ये पला हुआ गुस्सा, बुद्ध कहते हैं क्रोध या नफरत, गुस्सा किसी के प्रति ऐसा ही है जैसे कि इंसान अपनी मुट्ठी में अंगारा लिए हुए घूम रहा हो किसी और पर फेंकने के लिए, लेकिन वो उससे पहले तुम्हें खुद को डैमेज कर देगा। बात समझ में आई है ना? इसलिए ये इंडिग्नेशन वाले लोग बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार पड़ते हैं। हार्मोनल प्रॉब्लम्स होना, थायराइड की शिकायत होना, मेंस्ट्रुअल, ज़्यादातर हमारे समाज में, हिंदुस्तान में ख़ास तौर से फीमेल्स सास के प्रति कोई इंडिग्नेशन है, वो ने ऐसा किया था, ऐसा किया था, ऐसा झूठा इल्ज़ाम लगाया था हमारे ऊपर। और फिर देवरानी, जेठानी, ननंद, भाभी, लिस्ट लंबी है। सीरियल्स में आप देखते ही, अगर देखते हो तो खैर, मुझे तो नाम सुन के ही घबराहट होती है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, इसलिए ये एंगर विद इंडिग्नेशन कॉमन है। इसकी प्रोमिनेंट रेमेडीज हैं कोलोसिंथ, स्टेफिसग्रिया, ऑरम मेट, नेट्रम्यूर, नक्स ओमिका, बट द मोस्ट प्रोमिनेंट रेमेडी इज स्टेफिसग्रिया। बट बाकी सब सिम्टम्स मिला के जब जो भी एसेंशियल टोटलिटी बनी, जो भी ईश्वर ने, खुदा ने उस वक्त समझ दी, दैट वॉज नेट्रम्यूर। 3 महीने तक नेट्रम्यूर चलाने के बाद एलएम पोटेंसी में, इंक्रीजिंग एलएम पोटेंसी में जब फॉलोअप हुआ, वो डायग्नोस उनका हो चुका था कि ये एक खास तरह का क्रॉनिक माइग्रेन है। तो ये जो सिम्टम्स मैंने आपको बताया, इससे अपन ने एक एसेंशियल टोटलिटी बताई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ इसलिए नहीं बताई जा सकती हैं एग्जैक्टली आपको आइडिया, क्योंकि वो आपको खुद करना पड़ेगा। कई चीज़ें आती खुद करना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट से बात किया वो अलग, लेकिन पेशेंट को जो फील किया वो, ठीक, कोई खास रिजल्ट नहीं है जिसको हाँ है, कुछ है, थोड़ा फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी कम होना, ये सारी चीज़ें, इक्का दुक्का कुछ सुपरफिशियल सिम्टम्स, बट जिसको हम कहते हैं ना होम्योपैथी, रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन, उसका कहीं नामो निशान भी नहीं था। फिर एक बार प्रिस्क्रिप्शन बनाया, एक बार रीकेस्टिकिंग करके, नाउ द मेडिसिन डिसाइडेड वाज स्टेफिसग्रिया।
बीच में कुछ एक्यूट कंडीशंस भी उनको आई, तो और भी रेमेडीज दी गई थी कॉम्प्लीमेंट्रीज देख के, एक्यूट कंडीशन को ध्यान में रख के, क्योंकि जब आप क्रॉनिक का ट्रीटमेंट कर रहे हो और बीच में कोई एक्यूट कंडीशन आ जाए तो टोटली क्रॉनिक को भूल जाना चाहिए और तुरंत कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि हमको एक्यूट कंडीशन क्या है। बात समझ में आई ना? हो सकता है क्रॉनिक कंडीशन में वो थर्स्टलेस हो, लेकिन अभी फीवर की कंडीशन में या कोई एक्यूट कंडीशन जो है उसमें वो थर्स्टी हो, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ऑर्गेनन के हिसाब से नियम कायदे याद रखोगे तो जबरन कंफ्यूज नहीं होगे, कन्फ्यूजन होने से बच जाओगे। ठीक है। स्टेफिसग्रिया, क्योंकि अपन डॉक्टर केंट के हिसाब से चल रहे थे। केंट कैसे चलते हैं केस में? फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफेरेंस, मेंटल से जनरल से होते हुए वो पर्टिकुलर तक आते हैं। कई बार मेंटल और जनरल में ही और कई बार मेंटल्स में ही केस कंप्लीट हो जाता है, रेमेडी सेलेक्ट हो जाती है, पर्टिकुलर्स तक आ भी नहीं पाते हैं। कई बार वो नगण्य हो जाता है, वो मतलब कोई कीमत नहीं रहती उसकी कई बार, लेकिन केसेस ठीक हो जाते हैं। ये भी अनुभव में देखा गया है कि पर्टिकुलर्स ठीक हो गए सब, अगर एसेंशियल टोटलिटी अपन केंट की स्टाइल से अपन चल रहे हैं। सैडली स्टेफिसग्रिया से भी डिजायर्ड रिजल्ट नहीं है। जो रेमेडी दी गई वो पहले भी सिलेक्शन के टाइम पे बराबर में खड़ी थी। दूसरे सिलेक्शन के टाइम भी बराबर में खड़ी थी, लेकिन उसको इसलिए नहीं दिया। किस प्रेजुडिस ने, मेरे माइंड में कौन सा प्रेजुडिस था जिसने मुझे डिसीव किया? प्रेजुडिसेस डिसीव करते हैं। ठीक है ना? जो भी टीचिंग्स आपको दी जाती है वो अनप्रेजुडिस होने की दी जाती है, चाहे रिलीजन में भी क्यों ना दी जाए। बुद्ध कहते हैं कि जो कुछ भी है वर्तमान है, पास जा चुका, फ्यूचर क्या है उसका नहीं, लेकिन सत्य क्या है? वर्तमान। तो वर्तमान में स्थित हो जाओ। दूसरी तरह की रिलीजियस बुक्स की क्या कहती हैं कि खुदा के लिए, ईश्वर के लिए कभी था और है, था और होगा यूज नहीं किया जाता, उसके लिए बोलते है, वो हमेशा है में रहते हैं। तो जब तक आपकी मेंटल स्टेट है में नहीं आएगी, था और होगा में रहेगी, पास्ट और, तो आपके मैचिंग नहीं मिल पाएगी। ठीक है ना? श्री कृष्ण भी कहते हैं गीता में, वर्तमान ही सत्य है। तुम कुछ भी सोच रहे हो, तुम्हारी ऐसी जैसी, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो हो रहा सामने वही ईश्वर की इच्छा है। या तो इससे लड़ते रहो, डिसअपॉइंटेड होते रहो, या तो ये सत्य देखो कि वट एवर इज हैपनिंग इज गॉड्स विल। नजरिया, रिलीजियस स्टडीज आपको नजरिया देती हैं, अनप्रेजुडिस होने को बोलती हैं। किस प्रेजुडिस ने मुझे डिसीव किया? क्या कह रहा था ये बंदा शुरू से? मैं बहुत माइल्ड नेचर का हूं, अपने काम से काम रखता हूं, कभी झगड़ा झंझट पसंद नहीं करता। अपने पास रूब्रिक है, क्वारलिंग एवर्जन, नेट्रम और स्टेफिसग्रिया है वहां पे। इनको झगड़ा झंझट पसंद नहीं होता। और मैं जिस जहां तक मैं पहुंच ही नहीं पा रहा था केंट के उसमें, जिस सिम्टम्स से, उस पर नजर किया, खुदा की मेहरबानी हुई। वो एक बात ही बोल रहे कि डॉक्टर साहब, मैं जब भी
मुझे ये पेन होता है, मस्टाइट प्रोसेस वाला, और मैं उस दौर से गुजर रहा होता हूं जो 15-20 दिन में एक बार जो एपिसोड चलता है। तो उस वक्त मैं जब भी लैट्रिन करने के लिए जाता हूं, और लैट्रिन करने के टाइम पे जो थोड़ा अपन स्ट्रेन करते हैं स्टूल को बाहर करने के लिए, तो ये दर्द और इतना एग्रावेट होता है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। तो एक तो इस सिम्टम्स को इवेल्युएशन के टाइम तुच्छ समझा, फ्राइवोलस समझा कि हाँ ठीक है, कुछ ज्यादा बोली, इतने बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं यार इसके पास। तो एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर विद इंडिग्नेशन है, क्वारलिंग एवर्जन है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, ऐसे इतने मेंटल और फिजिकल जनरल्स हैं। मैंने देखा कि यार चलो देखें, शायद अपने को ऐसा कोई रूब्रिक मिल जाए। सिंथेसिस में ढूंढा, नहीं मिला। अब मानिए मेरे, मैं जब स्टडी कर रहा हूँ तो मुझे ये पता चल रहा है कि अभी ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो अभी भी रिपोर्टरीज में नहीं डाले गए हैं, उन पर नज़र नहीं पड़ी है लोगों की। जब मैं डॉक्टर हेरिंग जैसों की स्टडी करता हूँ, 10 वॉल्यूम है डॉक्टर हेरिंग के, क्या नाम है, द गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ आवर होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, तो मुझे ये पता चलता है कि बहुत सारे अभी ऐसे सिम्टम्स हैं जो रिपोर्टरी में इंक्लूड नहीं किए गए हैं। कई बार बताता भी हूँ उनको कि देखो ये यहाँ सिम्टम लिखा हुआ है लेकिन किसी रिपोर्टरी में नहीं है। तो मुझे ये सिम्टम्स ना सिंथेसिस में मिला, ना कंप्लीट रिपोर्टरी में मिला, ना फाटक में मिला, ना बोगर में मिला, ना बोरिक में मिला, ना मर्फी में मिला, कहीं नहीं मिला, ना केंट में मिला। ये मेरे को मिला ढूंढते ढूंढते बोगर बोइनिन हसन की रिपोर्टरी में। बोगर बोइनिन हसन की रिपोर्टरी में एक रूब्रिक दिया हुआ है, स्टूल चैप्टर के अंदर, कॉन्कोमिटेंट ड्यूरिंग स्टूल रूब्रिक का नाम है। क्या लिखा है, पेन्स इन अफेक्टेड पार्ट्स, जो अफेक्टेड पार्ट है उनका जो पेन है, जो भी आपका कहीं का भी अफेक्टेड पार्ट हो, आपकी आंख हो, आपका कान हो, व्हाटएवर, उसका जो दर्द, पेन इन अफेक्टेड पार्ट्स एग्रावेटेड इफ स्ट्रेनिंग एट स्टूल, सिंगल रेमेडी सेकंड ग्रेड में दी है एंड दैट इज नक्स वोमिका। और मेरा जो प्रेजुडिस था ना वो मेरे मन में कि नक्स वोमिका गुस्सैल होता है, नाक पे गुस्सा रखा रहता है, छूट तमाचा मार देता है, तुरंत लड़ने लग जाता है, ये भी होता है नक्स वोमिका में। पर इसी को हमने पकड़ लिया नक्स वोमिका के प्रेजुडिस के रूप में, तो ऐसे धोखा खाते हैं हम। नक्स वोमिका 10 mg वॉज प्रिस्क्राइब्ड और फिर हमको देखने को मिला, तो यहां पे हमको केंट की नहीं, हमको बोगर बोइनिन हसन साहब का जो कॉन्कोमिटेंट वाला जो है वो वहां से हम पहुंच गए। क्योंकि अगर हम वो नक्स वोमिका का व्यक्तित्व जो गुस्सैल बना रखे थे अपने दिमाग में, अगर उससे हम धोखा नहीं खाते तो पहले भी उसको दी जा सकती थी नक्स वोमिका, बिना इस सिम्टम्स पे ध्यान दे रहे। इसलिए किसी भी मेडिसिन को लेके मत रखना अनप्रेजुडिस, कोई प्रेजुडिस मत रखना, अनप्रेजुडिस माइंड से अपनी एसेंशियल टोटलिटी बनाना। किसी भी मेडिसिन को अपनी फेवरेट कभी मत मानना। उस एसेंशियल टोटलिटी से जो निकल के आ गई, कितना भी मन उछल रहा, नहीं यार ये हो सकती, ये दे दें, उस पर ध्यान मत देना। नियम के हिसाब से काम करने में जो सिलेक्ट हो आपकी, उसको चुपचाप दे देना।
तो सोचो ये प्रेजुडिस जो दिमाग में घुसा हुआ था कि नक्सोमिका इसे फायरी, क्या कहते हैं डॉक्टर बोरिक, फायरी जीलस टेम्परामेंट, एंगर फ्रॉम कॉन्ट्रडिक्शन था। और सोचो नक्सोमिका एक बहुत खास रेमेडी है एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर विद इंडिग्नेशन की। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में भी उस पाया जाता है उसमें। और फिर बाद में पूछने में पता चला कि वो बहुत फास्टिडियस भी था, हर चीजें बिल्कुल सिस्टमेटिक उसकी। तो ऐसे हम केस के साथ ग्रो करते हैं। पर कब कर पाते हैं? जब परसिवरेंस दोनों तरफ से रिक्वायर्ड होती है, पेशेंट की तरफ से भी, इसलिए उसको पेशेंट कहा जाता है। इनने मेरे साथ पेशेंस रखा, इनने मेरे साथ परसीवर किया, इनने मुझे काम करने का मौका दिया मेरे ख्याल से, और मुझे इससे ये नतीजे में पहुंचा कि नक्सोमिका वालों का जो व्यक्तित्व होता है वो एक ऐसा व्यक्तित्व होता है कि किसी काम को जब शुरू करते हैं तो आखिरी तक वो जान लगाते हैं। जब उनको लग जाएगा कि नहीं अब बात बाहर हो रही है और कुछ नहीं हो पा रहा है, तभी वो चेंज करेंगे, नहीं तो वो किसी चीज़ में लगते हैं तो आसानी से हटते नहीं हैं। इसलिए नक्सोमिका वाले लोग बड़े बड़े पदों में पाए जाते हैं आपको, क्योंकि उन्हीं का व्यक्तित्व और उन्हीं का टेम्परामेंट इस तरह के पोस्ट्स को संभाल सकता है। बात समझ में आई ना? ठीक, तो ये एक एग्जाम्पल था कि किस तरह का आप अपना मेंटल एटीट्यूड रखें किसी भी सिलेक्शन के लिए। किसी भी तरीके को ना डॉक्टर कैंट के तरीके को, ना इसको ना उसको, किसी को भी नहीं पकड़ें। केस को कोशिश करें कि वो अपने आप मूव करें। केसेस अपने आप मूव करने लगते हैं कि भैया बोरिक से जाना पड़ेगा, डॉक्टर बोरिक से जाना पड़ेगा, डॉक्टर बोगर से जाना पड़ेगा, डॉक्टर कैंट से जाना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा। ये केस कुछ समय बाद अगर आप सिंसियर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने आप मूव करने लगते हैं, और इस तरीके से आप ग्रो करते हैं। ठीक है, तो केसेस सबसे मजबूत तरीका होता है किसी और डॉक्टर के केसेस या खुद के केसेस की स्टडी, बशर्ते कि ये मालूम हो कि किसी चीज़ को प्रिस्क्राइब करते वक्त डॉक्टर ने क्या टेम्परामेंट था उसका, किस तरीके से उसने, उसका नज़रिया क्या था, कैसे उसके ध्यान गई, कहाँ से उसने केस को शुरू किया, इवेल्युएशन में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया, वहाँ से शुरू किया। ठीक, तो ऐसा अगर आप करेंगे तो धीरे 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 आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी प्रैक्टिस फ्लरिश होगी, आपके सक्सेस का दायरा बढ़ेगा, फेलियर्स का कम होगा लेकिन हमेशा होगा। बिकॉज देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट इन दिस वर्ल्ड। एब्सोल्यूट किसका एट्रीब्यूट है, किसका गुण है? सिर्फ गॉड का। ठीक है।